तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ट्यूटोरियल नीट 720 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ाई करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने लोग होते हैं ये जानेंगे और इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, जब हमने लाइव क्लास लिया था आपका, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। जो बताई थी मैं उसको पहले रिवाइज करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई भी बच्चा बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ता है तो उसी दिमाग में पहला ये ख्याल आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूं कि आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ते हैं। इसका ट्रिक है बच्चों, RBF2 ने गीमा को SB दिया। तो ये ट्रिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आप पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे बडिंग, तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों फिशन, चौथा हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, पांचवा पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, छठवां पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन और सातवां पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज मैं आपको स्पोर फॉर्मेशन तक पढ़ा पाऊंगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं, या तो इसी में इसका माइंड में पूरा आपको मैं बता दूंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बच्चों पूरी लास्ट तक देखिए तो आपको पूरी तरह से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब तो हम बात करेंगे रीजनरेशन का। तो देख, रीजनरेशन का क्या मतलब होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, इस पेन को मैं ढेर सारे टुकड़े कर दूं तो हर टुकड़ा से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, उसको रीजनरेशन कहा जाता है। लेकिन एक बात नोट करके रखना बच्चों, रीजनरेशन में हो सकता है कि कट पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ना बने। वही चीज हम आपको समझाने वाले हैं। तो रीजनरेशन में क्या हो सकता है बच्चों, पूरा ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है, या तो उसका ऑर्गन रीडेवलप हो सकता है, या तो उसके टिश्यू रिपेयर हो सकते हैं। इतने चांसेस है। तो कह रहा है रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। तो रीजनरेशन का मतलब होता है बच्चों गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट। ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, आपको देख सकते हैं, लाइव क्लास लिया था उसे लिखा। तो देखो लिखा है गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट्स बॉडी पार्ट। इसका मतलब बॉडी का पार्ट कट करो, कट पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बना लो, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में देख लिया, मैंने कहा ये मान लिया प्लेनरी है। अब प्लेनरिया को मैंने क्या किया, इसके ढेर सारे टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े से देख लिया, 3 टुकड़ा किया, 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। प्लेनरिया को तो भैया मजे ही मजे हैं। इसको अपने बच्चे पैदा करना है तो किसी शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, दहेज का लेन देन नहीं है, बावर सिस्टम का कोई माहौल नहीं है, डीजे तो बजेगा ही नहीं। सीधे किया, बच्चे पैदा किया, जब मन में आया तो बॉडी को तोड़ो और न्यू बनाओ। तो बच्चों प्लेनरिया को एक प्यारा सा नाम देते हैं जिसका नाम होता है फ्लैट वॉल, याद रखिए। ठीक, अब बच्चों हम बात करेंगे रीजनरेशन कितने टाइप का होता है। हमने कहा ना, वो बात करूंगा। तो रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मार्फोलेक्सिस, एक होता है एपीमार्फोसिस। मार्फोलेक्सिस रीजनरेशन ये कहता है बच्चों कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉल पार्ट कट हुआ, अगर वो ढेर सारे टुकड़े में कट हो गया, तो उसके हर कट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वो है मार्फोलेक्सिस। देखो लिखा है फ्रॉम स्मॉल कट कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म। समझा। एपीमार्फोसिस में क्या होता है बच्चों, या तो टिश्यू रिपेयर हो सकता है, या तो ऑर्गन का रीग्रोथ हो सकता है, मगर बच्चों पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला नहीं। अगर बच्चों मैं बात करूंगा ईमार्फोसिस का, जिसको मैं ब्रॉड में डिवाइड करता हूं, तो बच्चों ये 2 टाइप का होता है, रिपरेटिव, रिस्टोरेटिव। रिपरेटिव का मतलब होता है बच्चों सिर्फ टिश्यू रिपेयर होगा, और रिस्टोरेटिव का मतलब बच्चों ऑर्गन रीडेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे छिपकली होगी, छिपकली की पूंछ कट जाती है बच्चों, दोबारा रीग्रोथ हो जाती है, तो वो ऑर्गन वाला है, पूरा बॉडी नहीं बनता। छिपकली कभी पूंछ से पूरी छिपकली नहीं बनी है बच्चों, आए ना। बहुत बढ़िया। देखिए एक लाइन लिखी है बच्चों कि इन रीजनरेशन ऑर्गन आर कंप्लीट, ऑर्गन या कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म। यह बच्चों ट्रू है, या तो ऑर्गन बनता है या तो कंप्लीट इंडिविजुअल बन सकता है। ये लाइन इसकी सही है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको रीजनरेशन समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों बडिंग में। तो मैंने कहा बडिंग क्या होता है। मैंने कहा बच्चों बडिंग का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी पेरेंट्स बॉडी पे एक छोटा सा उभार आ जाए, बड आ जाए। आप कहेंगे सर बड क्या होता है। तो बच्चों प्लांट में एक बड होता है, आपने पढ़ा था। ब्लड के अंदर कैपेसिटी होती है ब्रांच बनाने का, फ्रूट बनाने का, फ्लावर बनाने का। तो यहाँ भी एक बड है बच्चों। बड एक तरह का रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह भी काम करता है। तो बडिंग की हम बात करें तो यहाँ तू देख ले, यहाँ पहले समझ। तो मैंने कहा मान ले कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ देख ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। तो ईस्ट में देख न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तेरा, ये वैक्यूल है। तो यहाँ देखा तुमने न्यूक्लियस
के अंदर माइटोसिस हुआ और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया बच्चों तो एक न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में पड़ा है और एक न्यूक्लियस कहाँ गया है, कोने में। तो जहां कोने में गया वहां बड बन गया। तो बच्चों बड बनता है न्यूक्लियस के डिवीजन से, वो भी माइटोटिक। अब देख, तो ये जो बड है बच्चों तब तक अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं, जब तक वो मेच्योर ना हो जाए। जब उसको लगेगा कि हम मेच्योर हो गए हैं तो पेरेंट्स का साथ छोड़ के अपनी जिंदगी बनाएगा। समझ में ना, उसे कहते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बड क्या होगा, स्मॉल होगा, पेरेंट्स की बॉडी पे एक आउटग्रोथ होगा और उसके सरफेस पे वो बैठा रहेगा और वो अनइक्वल डिवीजन से बनता है और वो न्यूट्रिशन लेता है जब तक वो मेच्योर ना हो। ये इसकी लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक लाइन लिखा है, इन बडिंग अनइक्वल डिवीजन। बडिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है बच्चों, ये लाइन ट्रू है। फिशन में बच्चों इक्वल डिवीजन होता है, ये लाइन ट्रू है। ये लाइन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बडिंग हो गया बच्चों। आइए बडिंग को थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। हमने कहा बच्चों अगर आप बडिंग की बात करेंगे तो बडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक होता है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब होता है बच्चों कि जब पेरेंट्स के बॉडी पे बड बने, मतलब कि पेरेंट्स के ऊपर बड बने, अंदर ना बने, ऊपर बने अंदर ना बने। तो उसे जैसे हमने कहा ईस्ट में देखेंगे आप हाइड्रा को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा अपनी नंगी आंखों से कि इसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, बड बन रहा है लेकिन ऊपर बन रहा है, इसके भी ऊपर बन रहा है बच्चों, अंदर कहीं है नहीं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि गिम्यूल फॉर्मेशन। अब चलिए इसको बाद बताएंगे, इधर आते हैं। तो बच्चों क्या होता है इंटरनल बडिंग को दूसरा नाम होता है गिम्यूल फॉर्मेशन। याद रखना, अपने दिमाग में रख लेना। इंटरनल बडिंग को बच्चों गिम्यूल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये देख ले बच्चों एक एग्जाम, ये ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज में बच्चों क्या होता है, ये देखो ये क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, ये मोनोजन स्पिक्यूल्स है, ये ग्रुप ऑफ आर्कियोस। ये जो आपको सेल दिख रहे हैं ये वाले, ये इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट। ये आर्कियोसाइट क्या होते हैं, एक तरह के बड होते हैं जो अंदर बनते हैं, है ना। और जब वो निकलते हैं तो माइक्रोपाइल के द्वारा निकलते हैं बाहर। समझ में आना, तो आपको याद रखना एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया है बच्चों, इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया, बनाया गया। तो आप सिंपली कहेंगे बच्चों, मैं आपको विस्तार से आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई पूछे बडिंग क्या है तो आप कहेंगे बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स के बॉडी पे या तो अंदर बड बन सकता है, और अगर पेरेंट्स की बॉडी पे बनेगा तो तब तक वो न्यूट्रिशन लेगा जब तक उसको लगता है कि मैं मेच्योर नहीं हो गया। उसके बाद उसको अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो अपनी जिंदगी स्टार्ट करेगा। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में ईस्ट में देखी जाती है, लेकिन इंटरनल बडिंग में क्या होता है, बड अंदर बनता है, वो उसको कहते हैं गिम्यूल फॉर्मेशन, और वो मेनली देखा जाता है स्पॉन्ज। मगर इतना याद है बच्चों तो बोर्ड में भी आप लिख सकते हैं और नीट में भी लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लिखा है कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंटरनल बडिंग, कौन इंटरनल बडिंग से प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रा नहीं भैया, ईस्ट नहीं भैया, प्लाज्मोडियम नहीं भैया, स्पॉन्ज। हाँ, कहानी समझ में बडिंग के बारे में बच्चों। तो ये कहानी छोटी सी बडिंग के बारे में। चलिए तो बच्चों देख, मैंने कहा ये तेरा खत्म हो गया, कहाँ मैंने पढ़ा है, ये देख मैंने तुमको बडिंग पढ़ा दिया। अब आते हैं F2 वाले पे, F2 पाते हैं बच्चों। अगर बच्चों हमसे पूछे कि फिशन क्या है, प्यार से कोई पूछे, और बच्चों फिशन पढ़ा रहा हूं ना, बोर्ड में नीट में दोनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख अगर तुमसे कोई पूछे बच्चों फिशन क्या है, फिशन क्या है, तो अब कहेंगे फिशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेन की बॉडी दो या दो से अधिक टुकड़े में अगर टूट जाए, ये है। अगर ये दो टुकड़े में टूट गया तब भी फिशन है, अगर इससे ज्यादा टुकड़े में टूट गया तब भी फिशन है। तो फिशन बच्चों क्या होता है, अगर तुम फिशन की बात करेगा तो पहले याद रखना, अपने दिमाग में बत्ती बना के रख लेना, ये बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फिशन किस में होगा बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फिशन जब भी होगा बच्चों किस में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा फिशन आपका। अब फिशन की बात करूंगा तो मैं इसमें सिंपली कह सकता हूं ऑर्गेनिज्म बॉडी break into टू or more part। फिशन में क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो या दो से अधिक टुकड़े में टूट जाती है। ये तो ठीक है, आपने जाना, हमने भी जाना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मान ली बच्चों ये देख लिया अमीबा है। अमीबा का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा। ये अमीबा में देख रहे तो अब ये अमीबा में क्या होता है बच्चों, देखिए अब इसकी अब ये अमीबा है बच्चों, इसकी बॉडी ग्रो करेगी तो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले न्यूक्लियस इलाउनेट होता है। देखिए न्यूक्लियस इलाउनेट हो रहा है। जब न्यूक्लियस इलाउनेट होगा बच्चों तो अमीबा क्या होगा, तुम्हारा ऐसे टूटने लगेगा। देख अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से दो टुकड़े बन जाएंगे, ये अमीबा बन गया। देख ये तेरा अमीबा बन गया। तो तुम देख रहे हो कि अमीबा में क्या हो रहा है बच्चों की इसकी बॉडी पहले ग्रो हुई, इसकी बॉडी सिर्फ दो टुकड़े में टूट रही, तो हम कह सकते हैं कि फिशन दो टाइप का होता है। तो ये जो तुम्हारे सामने चल रहा है
ये जो तुम्हारे सामने बच्चों चल रहा है प्रोग्राम अमीबा का, तो ये बच्चों है बाइनरी फिजन, क्योंकि इसकी बॉडी बच्चों से दो टुकड़े में टूट रही है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो टुकड़े में टूटती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों बाइनरी फिजन। आ रहा, ये बाइनरी फिजन है। क्या है बच्चों? ये बाइनरी फिजन है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो टुकड़े में टूट रही है। तो बाइनरी फिजन में हम कह सकते हैं बच्चों, सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म बॉडी divided into two or more part। मतलब कि बाइनरी फिजन में बच्चों ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ दो या दो, मतलब दो ही टुकड़े में टूटेगी। अगर दो से ज्यादा हो गया बच्चों तो वो बाइनरी फिजन नहीं है। कौन है? मल्टी फिजन है। आ रहा है, सिंपल है। अब देखिए ये क्या होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अब जानते हो बच्चों मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है पता है? ये भी अमीबा में पाया जाता है। तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल याद कर लेना। ये पाया जाता है बच्चों प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में इसका कंडीशन फेवरेबल होता है। आपसे पूछेगा कि प्लाज्मोडियम अपने फेवरेबल कंडीशन में कौन सा फिजन करता है? बच्चों मल्टीपल फिजन करता है। ठीक। और अमीबा बच्चों, ये अमीबा तो भैया जनरली बाइनरी फिजन से पैदा होता है, लेकिन बच्चों ये अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन कर सकता है। आ रहा है, मल्टीपल फिजन कर सकता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि फिशन मतलब कि फिशन अमीबा मतलब कि अमीबा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों कर सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो बाइनरी करेगा, अगर अनफेवरेबल होगा तो मल्टीपल फिजन करेगा। तो मल्टीपल फिजन का डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों? इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म बॉडी divided into मेनी पार्ट। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी बच्चों मेनी पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन, है ना। और हर पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो फिजन का समझ में आएगा बच्चों, फिजन और मल्टीपल फिजन। अब थोड़ा सा हम इसको डीप में पढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपसे मान लो बच्चों पूछे बाइनरी फिजन के बारे में बताइए, प्यार से बताइए बाइनरी फिजन के बारे में, तो बढ़िया भैया, हमको भी मौका मिल गया बताने के लिए। आया। तो बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? पहला पहला लाइन तुमको पता होगा, ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइड इनटू टू पार्ट। ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये तो तुमको पता ही है। ऑर्गेनिज्म बॉडी इतना ही पता होगा तो क्या करेगा तुम जिंदगी में? बता क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इतना तो भैया पता होगा ना। वनली टू पार्ट बच्चों, वनली टू पार्ट कह सकते हैं हम। वनली टू पार्ट, उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वनली टू पार्ट। इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला। दूसरा, इसमें पहले क्या होगा बच्चों? इसमें पहले होती है बच्चों कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और सेकंड में क्या होता है बच्चों? इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, ये भी याद रखना। आपसे पूछेगा कि जब भी बाइनरी फिजन कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो उसके अंदर पहले क्या चलेगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या चलेगा? साइटोकाइनेसिस। अब कहेंगे सर हमको तो ये भी नहीं पता है कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो बच्चों बता देते हैं। न्यूक्लियस डिवीजन, अगर न्यूक्लियस बच्चों डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। अगर मान ले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे तुम? क्या बोलेगा तुम? साइटोप्लाज्म डिवाइड को बोलते बच्चों साइटोकाइनेसिस। दूसरा बच्चों ये क्या है? इक्वल डिवीजन है। आपका बाइनरी फिजन क्या है बच्चों? इक्वल डिवीजन है। नोट पॉइंट एक और है, ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। बहुत बड़ी बात है बच्चों, ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। आपसे सवाल पूछेगा कि जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं वो इमोर्टल होते हैं, मतलब कि अमर होते हैं। तो ये कंडीशन हो गया अमर। इसका मतलब बाइनरी फिजन जो ऑर्गेनिज्म करेगा बच्चों वो अमर है, अजर है। कहेगा मैं हूं अजर अमर। तो बाइनरी फिजन करने वाले बच्चों क्या होते हैं? अजर और अमर होते हैं। बहुत अच्छी बात मिल गई, बहुत अच्छी बात। ठीक। तो बच्चों अभी मैं थ्योरी बता देता हूँ, डायग्राम लेके चलेंगे बच्चों, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बच्चों। अब देख, अगर तुमसे पूछे बच्चों, ये पूछे तेरे से कि ये बताइए, तुमसे पूछे ये कि ये बताइए हमको। अब बच्चों ये भी आप तेरे को एक बात बता देता हूँ,
आपको ये बात बता देते हैं कि अगर बच्चों हम बात करेंगे बाइनरी फिजन का ना, तो बाइनरी फिजन के कुछ पार्ट होते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से बाइनरी फिजन को बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। इसमें देख, पहला तेरा आएगा सिंपल वाला, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको। देख, पहला है, दूसरा है, ये बच्चों नीट में तो आता नहीं है, बोर्ड में भी मन करेगा तो आप लिख सकते हैं। सिंपली मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। सिंपल देखिए, एक होगा सिंपल बाइनरी फिजन, एक क्या होगा तेरा सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन्स का एग्जांपल है बच्चों अमीबा। तो अमीबा जो आपका होता है बच्चों, ये सिंपल बाइनरी फिजन करता है। इसका मतलब ये मान लिया अमीबा है, इसको तुम किसी भी एंगल से कट करो, ये दो ऑर्गेनिज्म में आती है, इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। एक होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। तो ये किसमें पाया था बच्चों, यूग्लिना। यूग्लिना, इसमें क्या होता है बच्चों, तुम्हारा जो यूग्लिना होता है ऐसे होता है। अब इसको ऐसे कट के लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में जब कट करेंगे, इसका मतलब यूग्लिना बच्चों लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। एक तरह होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स बच्चों पाया जाता है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है, पैरामीशियम आ रहा है। और एक आपका होता है बच्चों ऑब्लिक्यू, और जो ऑब्लिक्यू होता है बच्चों वो आपका देखा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स बच्चों प्रोटिस्टा में आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। आ रहा समझ में? तो ये बाइनरी फिजन के रूप में आया। ठीक, तो बाइनरी फिजन के बारे में ये लाइन समझ में आया बच्चों? ठीक, चलो थोड़ा सा आगे चल जाते हैं हम लोग। अब समझ, अगर बच्चों मैं आपको समझाऊं इसके बारे में, अब चलो डायग्रामेटिक बताते हैं। यहां से ध्यान से देख, जैसे मान लिया बच्चों ये अमीबा है, दिख रहा हो, तो अमीबा के इसको, इस ऑर्गन को बोलते हैं हम लोग क्या, आपको पता होगा? पता होगा भाई क्या है? पता है, पता है, पता है। इसको बोलते हैं बच्चों लोग स्यूडोपोडिया। तो अमीबा का ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिसकी मदद से ये कहीं आता जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों प्यार से स्यूडोपोडिया, और इसमें पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया। चलो एक बात तो आपको क्लियर होगी। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये तो भैया इसका न्यूक्लियस है। और ये क्या है बच्चों, ये इसका क्या है बच्चों, वैक्यूल है। आया? अब अमीबा आपका बाइनरी फिजन भी कर सकता है, मल्टीपल फिजन भी कर सकता है। आइए, अगर बच्चों आप अमीबा की बात करेंगे, अमीबा का, तो अमीबा आपका दो फिजन कर सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन होगा, अगर कंडीशन फेवरेबल है, ये बच्चों कंडीशन में लिखा है, और अगर अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन। अब देख ले, अगर अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिला बच्चों तो क्या करेगा? अगर फेवरेबल कंडीशन मिला बच्चों तो ये करेगा आपका बाइनरी फिजन। क्या करेगा बच्चों? बाइनरी फिजन करेगा। और अगर अनफेवरेबल मिला तो क्या करेगा ये बच्चों? मल्टीपल फिजन करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। ये भी समझ में आ गया आपको? तो बाइनरी फिजन कैसे करेगा देख ले। अमीबा की बॉडी है फर्स्ट, अब देख ये ग्रो करेगा, इसका सेल थोड़ा ग्रो होगा, इसका न्यूक्लियस देख यहाँ बच्चों हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, इसका न्यूक्लियर डिवाइड किया है। उसके बाद देख चलेगा तेरा कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस दो टूट गया। अब देखिए चलेगा साइटोकाइनेसिस। क्या चल रहा है बच्चों? साइटोकाइनेसिस। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, रीअरेंज करने के लिए आगे पीछे करके दे देगा। और यहाँ साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा बच्चों? यहाँ देख, ये टू डॉटर अमीबा बन चुके हैं, टू डॉटर अमीबा।
और आपको बताया गया था कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक एक बॉडी से बॉडी दो ही बॉडी बनती है, आपको पता हो। तो ये देख, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ऐसे बच्चों देख के तुम लोग को अरेंज करने को बोलता है, अरेंज या कभी कभी ऐसे दे देता है। अब मल्टीपल फिजन कैसे करेगा? मल्टीपल फिजन में क्या होगा बच्चों, ये देख ले। मल्टीपल फिजन कैसे करेगा, ये देख ले, अमीबा है, ये सीडोपोडिया है। तो बच्चों मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को अंदर ले लेता है, और अपने सीडोपोडिया को लेके बच्चों अंदर लेके वो तीन क्या करता है, तीन लेयर बनाता है, उसे बोलते हैं सिस्ट। ऐसे तीन लेयर बना लेगा, समझ में आया? ऐसे तीन लेयर बना लेगा। और जब बच्चों ये तीन लेयर बना लेगा तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट, है ना। और ये इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, न्यूक्लियस क्या कैसे डिवाइड कर जाएगा इसका ढेर सारे टुकड़े में, है ना। इसे कहते हैं बच्चों स्यूडोस्पोडियोपोर। इसको क्या बोल नाम लेंगे हम लोग, स्यूडो स्यूडो स्यूडोपोडिया स्पोर, है ना। तो बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को अंदर लेके उसके ऊपर, मतलब सीडोपोडिया के अंदर लेके वो अपने ऊपर तीन लेयर बनाता है ना। उसे बोलते हैं बच्चों, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा मेक थ्री लेयर ऑफ सिस्ट, जिसको सिस्ट बोलते हैं, थ्री लेयर ऑफ सिस्ट। आगे इसको बताते हैं बच्चों, अरे कहां जा रहा हूं भाई मैं, तो थ्री लेयर ऑफ सिस्ट। तो कह रहा है कि जब मल्टीपल फ्यूजन होता है बच्चों, तो ये जो तुम्हारा अमीबा है ना, ये अपने स्यूडोपोडिया को अंदर ले, तो मैं इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा मेक थ्री लेयर ऑफ सिस्ट, इसको मैं यहां बताता हूं बच्चों, यहां से देखना, ठीक। सिस्ट विथड्रा देयर स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को अंदर लेगा ना तो वो बना लेता है, आ रहा है, अब सिस्ट बना लेगा, कॉल्ड इनसिस्टमेंट। उसी को बोलते हैं बच्चों इनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट। तो आप कहेंगे इनसिस्टमेंट एक प्रोसेस है कि जब अमीबा अपना स्यूडोपोडिया को अंदर ले लेता है, वो तीन लेयर बनाता है ना, अपने स्यूडोस्पोर को बचाने के लिए, तो उसे इनसिस्टमेंट कहते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा बच्चों, सिस्ट वॉल ब्रेक, सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएंगे, एंड स्पोर रिलीज आउट, एंड स्पोर रिलीज आउट, कॉल्ड स्पोरुलेशन, कॉल्ड बच्चों स्पोरुलेशन। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पोरुलेशन बोलेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, आगे देख डायग्राम में। तो जब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा बच्चों, तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा आपका, यहां से सिस्ट वाला ब्रेक कर जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी बच्चों। तो क्या होगा, यहां से स्पोर बाहर निकल जाएंगे, और जब स्पोर सारे बाहर निकल जाएंगे तो बाहर वो क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट करेंगे। समझ में आया ना, कहानी समझ में, पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं? चलिए, नहीं समझ में तो फिर से हम बताते हैं बच्चों। हमने कहा, देख ध्यान से, मैं ऐसे बताता हूँ, मैंने कहा कहानी समझ में। मैंने कहा बच्चों, अगर तुम फिशन की बात करेगा तो फिशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक बाइंडेड मल्टी। बाइंडेड फिजन भी अमीबा करता है, और मल्टीपल फिजन भी अमीबा कर सकता है, और प्लाज्मोडियम कर सकता है। तो अमीबा का एक कंडीशन, अमीबा ने कहा कि अगर मान लो फेवरेबल कंडीशन होगा तो मैं बाइनरी फिजन कराऊंगा, और बाइनरी फिजन की कुछ बातें होती हैं। अगर कोई भी और जब बाइनरी फिजन करता है बच्चों, तो इमोर्टल होता है, कभी मरता नहीं है। दूसरा, ये बाइनरी फिजन इक्वल डिवीजन है, आ रहा है। और तीसरी बात करेंगे इस बच्चों, अमीबा ही बाइनरी फिजन करता है, उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है।
दूसरी बात, अगर अमीबा की बात करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, तो क्या होता है बच्चों, वो अपने स्यूडोपोडिया को, जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपने स्यूडोपोडिया को अंदर ले लेता है और 3 लेयर बनाता है ना। अपने पूरे ऊपर 3 लेयर बनाएगा, उसे बोलते हैं सिस्ट, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट, और उसके अंदर जो स्पोर बनता है न्यूक्लियस के डिवीजन से, उसे बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। अब फिर क्या होगा बच्चों, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसका सिस्ट क्या करेगा, ब्रेक होगा, फिर उसी को बोलेंगे स्पोरुलेशन, जब स्पोर बाहर जाएंगे, ठीक, उसी को बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा देख ले, इससे हमने बच्चों ये सीखा, अगर क्वेश्चन पूछे कि अमीबा फॉर्म इंसिस्टमेंट कब बनाता है, तो क्वेश्चन देख दिया रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एमसीक्यू दिया रहेगा, ठीक। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, नो कंडीशन रिक्वायर, और इसमें नन लिखा है, तो अब क्या लगेंगे, तो बोलेंगे अमीबा बच्चों इंसिस्टमेंट बनाता है, कब, ड्यूरिंग फेवरेबल ना, कब बनाता है, अनफेवरेबल बनाता है भैया, तभी तो बनाता है। चलो नेक्स्ट आ गया बच्चों, अब ये ट्रू फॉल्स का है, देख ले, अमीबा डन बोथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पूछ लेगा सवाल तेरे से, तो तुम्हें इसमें क्या लिखेगा, बाइनरी एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन लिख देगा तेरे में, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, यहाँ लिखेगा बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन आया, बाइनरी एंड फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन तो बताया, बाइनरी एंड क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ये नहीं लेंगे, यहाँ नन लिख देते हैं, नन मालूम देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अमीबा दोनों करता है क्या बच्चों, बाइनरी, बाइनरी और फ्रेगमेंटेशन करेगा, नहीं भैया, रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन नहीं करता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों करता है, सही। आ रहा है सवाल, आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया, इसका आंसर करके दिखाओ, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, अमीबा, तुमको पता ही क्या होता बच्चों, इसका नाम क्या होगा आंसर में, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, कहानी समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई बच्चों। चलो एक सवाल और, एक सवाल और बच्चों, एक सवाल बच्चों, कॉम्बो है, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, ये कॉम्बो है, नीट और बोर्ड दोनों के लिए। सवाल पूछेगा बच्चों, वाई अमीबा said to be immortal, आया, और ऐसे करके पूछेगा, द ऑर्गेनिज्म which are unicellular and done binary fission
आर सेड टू बी इमोर्टल। ये सवाल तेरे से पूछेगा या तो ये इससे पूछेगा कि अमीबा को इमोर्टल क्यों कहा जाता है, या पूछेगा वो है ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं और बाइंडर करते हैं उनको इमोर्टल कहा जाता है, अमर क्यों कहा जाता है। इसका रीजन देख ले, इसका रीजन ये है बच्चों। जैसे हमने कहा मान लीजिए अमीबा है, ठीक। अब ये अमीबा ने क्या किया बच्चों, इसके अंदर ग्रोथ हुआ, इसका न्यूक्लियर डिवाइड किया, इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसमें चलेगी आपकी साइटोकाइनेसिस। क्या चलेगी, साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो गया और उसके बाद क्या होगा बच्चों, इससे दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब तो देख बच्चों, इसमें क्या होता है कि अमीबा को इमोर्टल इसलिए कहा जाता है, या जो ऑर्गेनिज्म बाइंडर प्रेजेंट करता है उसको इमोर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों इसका रीजन है पेरेंट्स बॉडी लिव एज डॉटर सेल। इसका रीजन ये, इसका रीजन ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए देख पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, अब पेरेंट्स सेल ही अपनी बॉडी को तोड़ के बच्चा बन जा रहा है, तो पेरेंट्स से बच्चा बन जाए तो कहाँ वो मर रहा है। जैसे हमने कहा ये देख मार्कर है भाई, इस मार्कर को तोड़ दो, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इसको तोड़ने के बाद फिर ऐसे दो बन जाए, जैसे हमने कहा इसी का अंश तो उसमें जा रहा है भाई। इसका मतलब बच्चों जो अमीबा इमोर्टल इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी टूट के बच्चा बन जाते, फिर बच्चा क्या बनता है, बाप बनता, फिर बाप बच्चा बनता, तो कहाँ मर रहा है, वो तो अमर ही है, उसका अस्तित्व तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स लिव एज ए डॉटर से। लेकिन अगर बोर्ड में पूछेगा बच्चों तो ऐसे आपको नहीं लिखना है सीधा आंसर नहीं, पहले देखिए डायग्राम बनाना, फिर बताना बाइंडर फ्यूजन होता क्या है, इसको कौन ऑर्गेनिज्म करते हैं, फिर इसका रीजन बताना। समझ में आना, ऐसे मत करना, डायरेक्ट डायरेक्ट से बच्चों नंबर नहीं मिलता है। तो फिजन भी खत्म हो गया आपका, बहुत अच्छी बात बच्चों। अब बच्चा क्या बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। क्या बच्चा है, फ्रेगमेंटेशन आपका बच्चा है। अगर बच्चों फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो समझ देख, अगर मान ले लिखा हो फ्रेगमेंटेशन इज नॉट इक्वल टू फिशन, पहले ये तो समझ ले क्यों क्यों नहीं है, पहले बता देते हैं। ये बच्चों देख फ्रेगमेंटेशन तेरा जब भी होता है बच्चों, ये पाया जाता है मल्टी सेलुलर में, ये अंतर पूछ लेगा। और तेरा जो फिजन होता है बच्चों ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है, यूनिसेलुलर में। ये तेरा फ्रेगमेंटेशन में होगा, ये तेरा यूनिसेलुलर में होगा। कहानी समझ में आ गई। अगर दूसरा इसमें होगा नो, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन में इमोर्टल नहीं, नो इमोर्टलिटी। इसमें क्या है, इमोर्टलिटी प्रेजेंट, इमोर्टलिटी इसमें क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। आ रहा है समझ में आया। तो फ्रेगमेंटेशन में इमोर्टलिटी नहीं है, फिशन बच्चों इमोर्टलिटी होती है, जैसे बाइंडर फिशन, ठीक। लेकिन हमें पढ़ना क्या बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। अब देख ले, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक, इसकी बॉडी को मैंने क्या किया, कट कर दिया ढेर सारे टुकड़े में, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ढेर सारे टुकड़े में कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ये इसको भी कट कर दिया हमने। जब बच्चों इसको ऐसे कट करेंगे तो ढेर सारे फ्रेगमेंट में टूट गया। अब इससे क्या होगा बच्चों, इससे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे ऐसे। इसका यहां में बना देता हूं, ऐसे देख ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे ऑर्गेनिज्म था पहले बन गया। तो इस फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपली तो समझना, ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट। ऑर्गेनिक बॉडी किसमें डिवाइड होती है बच्चों, फ्रेगमेंट में, ठीक। एंड ईच फ्रेगमेंट become new individual। तो बच्चों फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। कौन, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे चलते हैं। अगर बच्चों मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूं,
नीट में बहुत कम आता है बच्चों, लेकिन पूछ लेगा तो आपको बताना होगा। तो फर्मेंटेशन बच्चों प्लांट्स एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक, फर्मेंटेशन बच्चों प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। आया? अगर बच्चों प्लांट्स में हुआ तो किसमें किसमें देखा जाएगा, देख ले। अलगा में देखा जाता है, फंजाई में देखा जाता है, ब्रायोफाइटा में देखा जाता है बच्चों, और ट्रेडोफाइटा में। तो बच्चों फर्मेंटेशन अलगा, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा ये सब कर सकते हैं। लेकिन एनिमल की बात करेंगे बच्चों तो इसमें तुम्हारा आएगा स्पॉन्ज और सी एनीमोन, सी अनीमोन, और आपके बुक में लिखा होगा बच्चों हाइड्रा। आया? अब बच्चों हाइड्रा की बात किया गया, अगर मान लिया हाइड्रा की बात कर दी गई तो तुम बता देना कि हाइड्रा जो होता है बच्चों ये तेरा बडिंग भी करता है। आया? बडिंग भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है, फ्रेगमेंटेशन, है ना? तो लिखा गया एनसीईआरटी में, याद रखना। ठीक, रीजनेशन भी इसे माना जाता है। तो बच्चों देख, फ्रेगमेंटेशन अगर बात करें फ्रेगमेंटेशन में और रीजनेशन में, तो फ्रेगमेंटेशन प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन रीजनेशन बच्चों सिर्फ एनिमल में एप्लीकेबल होता है, ये माना जाता है ना? तो ये फ्रेगमेंटेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी पॉइंट है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। चलो अब RBF2 क्या क्या हो गया बच्चों, इधर आपको देखा बताया, देख क्या क्या हो गया हमारा, क्या क्या हो गया बच्चों, ये देख फ्रेगमेंटेशन। अब गीमा पढ़ाएंगे, गीमा। बच्चों अगर मैं बात करूंगा गीमा का, ठीक, तो बोलेंगे बच्चों गीमा क्या है, ये एसेक्सुअल बर्ड है। एसेक्सुअल बर्ड होता है, कहां बनता है, फॉर्म ऑन गीमा कप। ये बच्चों गीमा कप पे बनता है। तो गीमा गीमा कप पे बनेगा, और किस में बनेगा बच्चों ये भी बता देते हैं, इन ब्रायोफाइटा। तो कह रहे हैं जितने भी ब्रायोफाइटा में लोग आते हैं वो गीमा से पैदा होते हैं। ठीक, ब्रायोफाइटा के लोग। अच्छा, तो गीमा क्या होता है बच्चों, गीमा का दो रूप है। तो गीमा क्या है बच्चों, गीमा आपका जो होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। यूनिसेलुलर भी हो सकता है गीमा, और आपका ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, आपको याद रखना होगा। ठीक, चलो तो जैसे मैंने कहा, मान ले इसको समझाता हूं तुमको, आसान है, तुमको ज्यादा इसके बारे में डीप में नहीं पढ़ना, ये फर्स्ट ईयर में था। जैसे मान ले स्ट्रक्चर, ये एक एग्जाम्पल होता है बच्चों मार्केंसिया। मार्केंसिया का नाम सुना होगा। तो बच्चों मार्केंसिया भी ये देख गीमा कप आया, इसे बोलते हैं गीमा कप। और इसी गीमा कप पे क्या बनेगा बच्चों, यही बनेगा गीमा। आया? अब एक गीमा क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है वाटर में, वाटर से क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है मेल थैलस में या फीमेल थैलस में, थ्रीडियम आर्चियोगोनियम को कहते हैं। इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये बताना बच्चों, गीमा एक तरह का स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइटा में बनता है, जिससे उनके लोग पैदा होते हैं, मेल और फीमेल बनते हैं। ये आपको इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बच्चे प्लांट किंगडम में अगर आप पढ़े होंगे तो कोई पढ़ाएगा, और जब हम पढ़ाएंगे क्लास फर्स्ट तो आपको बता देंगे। ठीक, तो ये गीमा की कहानी होगी बच्चों, है ना? तो गीमा के पास कैपेबिलिटी होती है, अगर वो मेल भी बनता है तो मेल थैली बनाएगा, फीमेल बनता है तो फीमेल थैली बनाएगा। ठीक है ना? तो ये मार्केंसिया में बनता है, ये आपसे पूछ लेगा तो। ठीक, तो गीमा हो गया। अब देख, एक टॉपिक तेरी हो गई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, अगर बच्चों मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं, मैं थोड़ा आपको जरूरी यहाँ बताऊंगा। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब, देख स्पोर, पहला लाइन, स्पोर आर मोटाइल, आर नॉन मोटाइल। पहली लाइन याद रखना तुम, स्पोर जो होता है बच्चों मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है। ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों, ये लाइन ट्रू है। ठीक, तीसरा, स्पोर आर थिन और थिक। ये थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं, ये लाइन क्या है बच्चों, ट्रू और फॉल्स, ये लाइन ट्रू है ना? चौथा बच्चों, स्पोर जो होते हैं बच्चों इफ मोटाइल, अगर बच्चों स्पोर मोटाइल है देन
कंटेन फ्लैजिला। अगर मोटाइल है भैया तो फ्लैजिला तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ये स्पोर है, तो अगर इसके पास फ्लैजिला है बच्चों तो ये क्या हो गया, ये मोटाइल स्पोर है। दिख रहा होगा आपको। हाँ, अगर मान ले ऐसा है और मोटाइल नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन मोटाइल। फ्लैजिला है ही नहीं भैया तो कहाँ मोटाइल करेंगे, इसका मतलब इसको कोई ले जाने वाला होना चाहिए। तो बच्चों स्पोर के बारे में समझ में आया जो मैं बता रहा हूं। आ जाइए आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूंगा कि जो मोटाइल स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर आर जू स्पोर, तो जो मोटाइल स्पोर होते हैं वो जू स्पोर को कहा जाता है ना। अब पूछेगा नॉन मोटाइल स्पोर क्या होता है बच्चों। अगर तुम नॉन मोटाइल स्पोर की बात करोगे तो किसमें किसमें बनता है, पहला बनेगा बच्चों कोनिडिया में, ठीक है, और तीसरा बनेगा बच्चों स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर में। तो आपसे पूछेगा ये कोनिडिया में बनता है और ये किससे बनता है बच्चों, स्पोरेंजियम में बनता है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। आया ये चीज। तो मोटाइल स्पोर को बोलते हैं जू स्पोर बोलते हैं, और नॉन मोटाइल स्पोर बोलते हैं बच्चों कोनिडिया या स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। चलो उसी चीज को हम बताते हैं। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा भाई, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। चलिए बनाते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन ही है ना बच्चों। चलो चलो आ जाओ। चलो तो इसमें जो टॉपिक पढ़ानी है मैं देख लेता हूँ टॉपिक क्या क्या पढ़ानी है। चलो आ जाओ। देखो बाबू ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज बताने जा रहे हैं। अगर मान ली मैं बात करूंगा बच्चों जू स्पोर की, जू स्पोर, अब ध्यान से देखें सैनिक तेरे बनाया है। जू स्पोर का डायग्राम ऐसे बनाया तेरे एनसीईआरटी में, ठीक, प्यार से ही बनाया होगा। और यहाँ उसने क्या किया कि बच्चों ऐसे करके आपको स्पोर दिखाया है। और ये जो स्पोर दिखाया ना बच्चों, ये वाला ये दिखाया क्लेमिडोमनास का, क्लेमिडोमनास का आया। और क्लेमिडोमनास क्या है बच्चों, एक अलगा है। हाँ तो देख जू स्पोर क्या होता है, ये तेरा क्या है बच्चों जू स्पोर, और ये क्या है तेरा जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। समझ में आया ना। तो जू स्पोर क्या, ये देख जू स्पोर है, जो इसका मतलब जू स्पोर कहाँ बनेगा बच्चों, जू स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, है ना। तो बच्चों क्लाइमिडोमनाज की हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा तो जू स्पोर का एग्जांपल कौन है बच्चों, क्लाइमिडोमनाज। जू स्पोर किसमें पाया जाता है, क्लाइमिडोमनाज में पाया जाता है, अलगा में, ठीक है ना। इसका मतलब इसके एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल है लोअर फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस एंड अलगा। अलगा में किसके पास मिलेगा बच्चों, अलगा में तुमको बता देता हूं, इसमें मिलेगा क्लेमी डोमनाज एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक। तो कह रहा है कि जू स्पोर किसके अंदर बनता है बच्चों, जू स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बाहर चला जाता है। ये क्लेमिडोनास का आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम में बनाया हूं। और ये लोअर फाइकोमाइसिटिस और अलगा में पाया जाता है, जो इस पर मतलब लोअर फाइकोमाइसिटिस और अलगा बनाते हैं। ये सब लिखा क्लाइमिडोमनाज और यूलोथ्रिक्स। अलगा में मतलब क्लाइमिडोमनाज और यूलोथ्रिक्स क्या बनाते हैं बच्चों, मतलब ये अलगा के क्लाइमिडोमनाज और यूलोथ्रिक्स बच्चों जूस स्पोर्स पैदा होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया तेरा, हो गया। चलो अब हम आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। हो गया, चलो जिस पर में आ गया हो। एक लाइन आपको और बताना है। अगर बात करो बच्चों मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है जो ज्यादा लोग बनाते हैं, तो बच्चों मोस्ट कॉमन स्पोर क्या है तेरा, जू स्पोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक। नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट याद रखना कि बच्चों मुनेरा की बात करेंगे, हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे, और फंजाई की बात करेंगे बच्चों, और अलगा की बात करेंगे बच्चों।
ये सारे बच्चों ऑल आर प्रोड्यूस बाय, या कह सकते हैं फॉर्म, ये सारे सारे स्पोर बनाते हैं, फॉर्म स्पोर, है ना। तो उससे पूछेगा मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अलगा, है ना। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अलगा में कुछ इनके जो लोग हैं बहुत सारे, वो स्पोर बनाते हैं। ये लाइन मैंने लिखा अभी। हाँ, ये सब मतलब स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्म स्पोर या प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन था, प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि ये सब के सब स्पोर फॉर्मेशन से पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। अब सवाल देख ले, लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म स्पोर, इसमें से कौन स्पोर नहीं बनाता है, ठीक। पहला ब्रायोफाइटा, दूसरा मुनेरा, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंजाई। तो बच्चों इसमें क्या होगा, देख मैंने कहा मुनेरा बनाता है, फंजाई भी बनाता है, प्रोटिस्टा भी बनाता है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा बच्चों ब्रायोफाइटा। इसमें अलगा लिखा है, सारे प्लांट किंगडम स्पोर नहीं बनाएंगे, उसमें सिर्फ कौन बनाता बच्चों, अलगा बनाता, अलगा का होता तो हम टिक कर लेते। ये समझ में आना, मोस्ट कॉमन स्पोर कौन है बच्चों, जी स्पोर, ठीक। चलो अब आते हैं बच्चों कोनेडियम के बारे में पढ़ते हैं। कोनेडिया एक स्पोर है, इसमें क्या होता है देख ले, ऐसे बॉडी रहती है ऑर्गेनिज्म की, ऐसे किया रहता है, ठीक। और फिर ऐसे करके एक दो तीन, एक दो, एक दो, ऐसे कोलेडियम की बॉडी रहती है, और इसमें ऐसे बच्चों स्पोर बन जाते हैं, ऐसे करके देख। अब ये स्पोर बच्चों, अगर मैं बात एक चीज और आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट में, देख लिए डायग्राम है तेरा, यहाँ देख। ये बच्चों यहाँ तुमने जो स्पोर देखा है, देखिए ये जो स्पोर है बच्चों ये अंदर बनते हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये जो जो स्पोर है बच्चों क्या है, इंडोजिनस स्पोर है, इंडोजिनस स्पोर, इसका मतलब ये अंदर बनता है, ये अंदर बनता है इंडिविजुअल स्पोर। और ये क्या है बच्चों, देख बाहर बन रहा है ये, तो ये है ना, इसको बोलते हैं कोनेडियोफोर, कोनेडियोफोर, है ना, हो गया। तो अब यहां बोलेंगे बच्चों कोनेडिया फॉर्म इन हाइफा, हाइफल, हाइफल कह सकते हैं, कोनेडियोफोर इन फॉर्म ऑफ चेन, इन फॉर्म ऑफ चेन। इसका मतलब ये हो बच्चों कि ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडियोफोर है, ये भी एक तरह स्पोर, तो कह रहे ये जो स्पोर बनता है बच्चों चेन के फॉर्म में बनता है, देख चेन के फॉर्म में बन रहा है ना। और ये ऐसे नीचे गिरेगा ऐसे, और उसके बाद ऐसे गिर के बच्चों ऐसे जर्मिनेट करता है, देख ऐसे जर्मिनेट करेगा, फिर से ये क्या बनेगा, ऐसे इस तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक। तो कोनिडिया, ये क्या बच्चों, ये एक्सोजीनस वर्ड है, एक्सोजीनस स्पोर है। एक्सोजीनस स्पोर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वह स्पोर जो शरीर के ऊपर बनता है, शरीर के अंदर नहीं बनता, ये चेन के फॉर्म में बनता है। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल होगा बच्चों एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस हो गया बच्चों। और इसमें आपका आएगा पेंसिलियम, आया, एस्कोमाइसिटिस और पेंसिलियम हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, ये मैंने लिखा है। एग्जांपल आपको नहीं याद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा तो बेहतर है। मैंने बताया भी एस्कोमाइसिटिस और पेंसिलियम की बात करें। अच्छा, पेंसिलियम की बात आई बच्चों तो कुछ बता देता हूँ आपको, इतना अगर तुमको कोरिडिया के बारे में याद रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरिडिया बच्चों एक्सोजीनस स्पोर है, क्योंकि वो देखो लो ये ऊपर बनता है, शरीर के अंदर नहीं बन रहा, ठीक। बच्चों पेंसिलियम की बात करेंगे, पेंसिलियम बच्चों एक तरह का किस में आता है, फंजाई में आता है,
आया। और इससे बच्चों आपसे पूछेगा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स फॉर्म फ्रॉम फंजाई, पहली बार किस फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी, उसका नाम होगा बच्चों पेंसिलियम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कोनिडिया भी समझ में आ गया। अब एक बच्चा बच्चों, एक बच्चा आपका है, इसका नाम है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है ना। स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक। तो बच्चों स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होता है यहाँ देख ले, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये इसका रहजवाट है, यहाँ देख ले। ये देखो, इसमें क्या बच्चों ढेर सारे स्पोर देखो पैक्ड है, इसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, जो मैंने लिखा ना यही है। ये भी अंदर ही बनता है, यहाँ देख सारे स्पोर बाहर निकल चुके हैं, ये बाहर निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम आया। और ये क्या है, ये रिलीज आउट हो रहा है। तो तुम देख रहे हो स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, एंडोजिनस स्पोर, एंडोजिनस स्पोर, एंडोजिनस स्पोर, ठीक। तो अगर ये मैंने बताया ना, ये स्पोरेंजियोस्पोर अगर तुमसे पूछेगा कि ऐसे मान लिया एमसीक्यू बना ले, मैं एमसीक्यू बना देता हूँ, पूछेगा जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर आर, ऐसे ऑप्शन देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे तेरे को ऑप्शन दे देगा, ठीक। और यहाँ लिखा रहेगा, अरे भाई व्हाइट क्यों नहीं हुआ, लिखा रहेगा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, पहला लिखा गया। फिर लिखा रहेगा मोटाइल एंड मोटाइल, मोटाइल एंड, ये उल्टा हो गया, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल, फिर होगा मोटाइल, ऐसे नॉन मोटाइल एंड मोटाइल, ठीक है। इसमें कौन सा टिक कर, तो कह रहा है जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ये इसमें तुमसे सवाल करेगा, ठीक है। तो पूछेगा इसमें, तो जूस्पोर बच्चों मोटाइल होता है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, ये तो लाइन पूरी सही लग रही है, मोटाइल जूस्पोर ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर बच्चों मोटाइल नहीं होता, तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारा गलत, ठीक। तो जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो जूस्पोर बच्चों जूस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, और स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर स्पोर के अंदर बनता है। एक सवाल और कर देते तुमसे, मुझे स्लाइड नहीं खाली मुझे लग रहा है, 2 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड बना लूं, 2 मिनट आपसे हमको चाहिए स्लाइड बनाने के लिए, रुक जाइए, स्लाइड बना ले हम, स्लाइड नहीं है बच्चों। चलो बच्चों, ये स्लाइड मेरे पास नहीं है, तो इसी को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, या तो मैं देखता हूँ कहीं और स्लाइड होगा तो मैं ले लेता हूँ स्लाइड बच्चों। यहाँ यहाँ है, यहाँ देख तो है, तो वही बहुत है। चलो आज इस पे आ जाते हैं, चलो बच्चों। हाँ सवाल है, देख सवाल देख ले, सवाल देखो भाई, सवाल है बच्चों एमसीक्यू,
जूस्पोर एंड स्पोरेंजियो स्पोर फॉर्म इन, ऐसे लिख देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन देखो, तो तुम बोलोगे जिस्पोर, स्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, कोनिडियम, स्पोरेंजियम, ऐसे लिख देगा। फिर लिखा रहेगा जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, यहाँ लिखा रहेगा नन। अब तो देख ले, इसका आंसर बच्चों आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ना। इसका आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक। नहीं अगर कमेंट बताइएगा तो मैं कल इसको बता दूंगा। आगे समझ बच्चों, चलो। तो बच्चों स्पोर फॉर्मेशन खत्म हो गया, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बता देते हैं। पूरा नहीं बताएंगे, पहले फुल चार्ट बता देते। देखो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या कहता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से बच्चों हम एक प्लांट से, अगर मान लो पुराना ओल्ड प्लांट है, उससे ढेर सारे नए प्लांट ऑब्टेन कर सकते। जैसे हमने कहा, मैंने कहा गुलाब का पेड़ आपने लगाया होगा कट पाट करके, आलू अपने कट से बोया होगा, शुगर केन लगाया होगा घर पे, या मान लीजिए अपने अड़हुल जो हिबिस्कस होता है उसका पेड़ लगाया होगा, पेड़ को काट करके लाते हैं ना, आप सीधे लगा देते हैं, तो वो सब बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें हम कह सकते हैं मेनी न्यू प्लांट obtain from a single old plant। तो एक ओल्ड प्लांट से बच्चों बहुत सारे प्लांट ऑब्टेन हो जाते हैं नए, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए प्लांट है, इससे हमने क्या किया, बहुत सारे इसको टुकड़े कट किए और जमीन पे से लगा दिए। तो इससे बच्चों तुम्हें क्या होगा, इससे तुम्हें बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे ना। मैंने कहा आ रहा है, कट पार्ट से तो बोल रहे हैं बच्चों, तो तुम देख रहे हो एक प्लांट से आपको 3 प्लांट मिल रहे हैं, तो बहुत सारे मिनी प्लांट मिल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। मैंने कहा कि भाई सीड को बोने से बेहतर है कि हम क्या करें, जैसे हमने कहा कि खेत में सीड को हम लोग, अगर आपसे पूछेगा प्लांट को सीड से बोया जाए तो अगर प्लांट को आप सीड से बोएंगे बच्चों, तो उसमें टेक केयर लगता है, और ये भी नहीं है कि 100% चांस है कि वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। उससे बढ़िया भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर दो। कभी आपको रोज का सीड मिला, आपको गुलाब का पेड़ लगाना रहता तो आप सीड लेने जाते हैं, शुगर केन का पेड़ लगाना होता तो आप क्या सीड लेने जाते हैं? नहीं, आप उससे कटिंग से बोते हैं, है ना। हालांकि शुगर केन में फूल आता है, आप देखिएगा जब उसको ज्यादा दिन तक रहेगा, मई जून में अगर गन्ना है खेत में तो उसमें फूल आता है, लेकिन उससे आप नहीं बो सकते, उसकी सीड बाइबल नहीं होती, नहीं जनरेट कर पाती है सही से, ठीक। तो बच्चों ये कहानी थी तेरी। तो कहा गया कि जो भी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन ये 2 तरीके का होता है। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक। तो जो नेचुरल वाला होता है बच्चों, अगर नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल में क्या होता है, प्लांट को बहुत तरीके से बो सकते हैं। जैसे हमने कहा कुछ कुछ प्लांट को क्या होता है, उसके रूट, हमें किसी किसी प्लांट का रूट मिल जाए तो रूट से भी हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्लांट के किस पार्ट से आप प्लांट उगा सकते हैं, रूट से भी हो सकता है ना। अंडर अंडरग्राउंड स्टेम से हो सकता है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको आप कट करके अगर जमीन पर लगाते हैं तो उससे नया प्लांट आ सकता है। जैसे हमने कहा इसमें क्या होगा बच्चों, इसका आप कह सकते हैं राहीजोम। अंडरग्राउंड स्टेम में भैया डाल इसको, इसमें आपका आएगा राहीजोम, ये सब बताएंगे अलग से। इसमें तुम्हारा आएगा बल्ब, इसमें तुम्हारा कार्म आ जाता है, कॉर्म, इसमें ट्यूबर तुम्हारा आ जाता है, ट्यूबर, ट्यूबर जानते हो,
ट्यूबर, आलू, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, ये सब बताएंगे। और एक होता है सब एरियल स्टेम, मतलब कि क्रीपिंग वाले, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, स्टोलन आ जाता है, स्टोलन, ऑफसिट आ जाता है ना, सकर आ जाएगा, सकर, सकर इसमें आता है। ठीक, ये सब आ जाते हैं इसमें। ये सकर और रनर आ जाते हैं, रनर। तो बच्चों यही मेन हमको पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, इनका नाम, इसके बारे में बताएंगे। इसमें बच्चों लीफ भी आ जाता है, कुछ लीफ से आप पैदा हो सकते हैं। और एक टॉपिक से पढ़ना होगा बल्बिल, बल्बिल, इसका माइंड में बना लीजिएगा, बल्बिल। बल्बिल बच्चों कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। इस बल्बिल बच्चों हम पढ़ेंगे एगावा, एगावा में ये बल्बिल से पैदा होता है। और लीफ में पढ़ेंगे बच्चों मेन ब्रायोफिल्म, जो आपके उसमें बनाया है, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म। ठीक, अच्छा, आर्टिफिशियल में क्या होगा बच्चों, यहां बता देते हैं। आर्टिफिशियल में ये मानव के द्वारा किया जाता है, ये तो नेचर में ऐसे पैदा हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या होगा बच्चों, इसमें होता है 3, कटिंग। अब कटिंग में क्या हो सकता है, आप स्टेम भी कट के लगा सकते हैं, रूट भी कट करके लगा सकते हैं, और लीफ भी कट करके लगा सकते हैं। मतलब कि स्टेम को काट दीजिए, बो दीजिए नया प्लांट, रूट को काट दीजिए, बो दीजिए नया प्लांट, लीफ को काट दीजिए, नया प्लांट। ठीक, अब एक होगा लेयरिंग, बताएंगे लेयरिंग के बारे में पूरा। लेयरिंग में 2 होता है बच्चों, एक होगा माउंड, एक होगा एयर या गोटी, ये भी बताएंगे आपको। और एक होगा बच्चों ग्राफ्टिंग। क्या होगा, ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गोटी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आना, हो गया। तो बच्चों इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए तो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं एक चीज और बता देता, पहले समझा देते। देख, मैंने कहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जब एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट बनाए जा सकते हो तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इससे फायदा ये भैया, हमने कहा कि सीड के बोने की अपेक्षा क्या, किसी अगर प्लांट के कट पार्ट से हमारा उसका ग्रोथ हो रहा है, वो नए प्लांट में तब्दील हो रहा है, तो फायदा है, हमारा फायदा है। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों 2 टाइप का होता है। एक मतलब कि अगर ढेर सारे प्लांट नेचुरली आते हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है इसको मानव करता है। तो इसका पार्ट यहाँ है। तो नेचर में क्या होता है, कुछ प्लांट रूट से ग्रो हो सकते हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, वो ग्रो होते हैं, उसमें राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबरी बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 11th में आपका। और ये भी हम लोग बताएंगे आपको। सेवेरियल स्टेम क्या होता है, जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, रेंग चलता है, इसमें तो कोई स्टोलन, ऑफसीड, सकर, रनर पढ़ाएंगे। ब्रायोफिल्लम एक लीफ है जिसमें क्या होता है, ढेर सारे लीफ में ही प्लांटलेट्स आते हैं, वो फिर लीफ से नीचे गिरते हैं। तो लीफ में पढ़ेंगे ब्रायोफिल्लम, और बल्ब में पढ़ेंगे बच्चों अगावा। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, 3 चीजें पढ़ने होगी तेरे को, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में स्टेम, रूट, लीफ को कट कर अपने आप प्लांट उगा सकते हैं। लेयरिंग में माउंट लेयरिंग, एयरगोटी लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होता है। ये सब के बारे में हमको पढ़ना होगा। एक चीज और आपको बताते हैं बच्चों, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में बच्चों 2 पार्ट मिलता है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है बच्चों, और एक मिलता है बच्चों वेजिटेटिव पार्ट, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच्चों फ्लावर, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है, तो ये इससे क्या होता है बच्चों, न्यू प्लांट ऑब्टेन होते हैं। जब फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन होगा, फॉलिनेशन, तो न्यू प्लांट, मतलब फ्लावर मदद करता है न्यू प्लांट लाने में। वेजिटेटिव पार्ट में बच्चों न्यू प्लांट लाने के लिए रूट, स्टेम और लीफ होते हैं। चाहे रूट होगा, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, इनसे क्या होता है बच्चों, नए प्लांट आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, आप समझ सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है प्लांट का वह पार्ट जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो मेनली तो फ्लावर होता है, लेकिन मैंने कहा वेजिटेटिव पार्ट भी बच्चों न्यू प्लांट को लाने में मदद करते हैं, है ना। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बनेगा तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही प्लांट उसमें इन्वॉल्व है। मैंने कहा गुलाब के पेड़ को आपने कट किया और जमीन पे लगा दिया तो सिंगल प्लांट इन्वॉल्व है ना बच्चों, आया। तो अगर और रिप्रोडक्टिव पार्ट से होंगे तो उसको बोलेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट बच्चों ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकता है, अगर वो उसके सारे बच्चे उसके रूट, स्टेम, लीफ से बनते हैं तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। अगर मान लो फ्लावर से पैदा हो रहा है, फ्लावर में मतलब 2 प्लांट इन्वॉल्व है, तो उसमें उसको बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। और तो ये लाइन मैं लिख सकता हूँ बच्चों धड़ल्ले से, प्लांट
reproductive and vegetative part can produce new plant। ट्रू और फॉल्स? तेलन क्या बच्चों? ट्रू। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता है। लेकिन बच्चों ये सारे प्लांट में एप्लीकेबल नहीं होता है ना। लेकिन मैंने कहा जो प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट की मदद से अपने बच्चों को पैदा करता है उनके अंदर एडाप्टेशन बेहतर होता है, उनके अंदर वेरिएशन बेहतर होता है। समझ में आया? तो ये कहानी सही है बच्चों। तो मेरे हिसाब से बच्चों तो बच्चों आज का वीडियो इतना था। अब आपको हम आज का वीडियो क्या था बच्चों, इतना ही था। अगले वीडियो में क्या हम पढ़ाएंगे आपको वेजिटेटिव के पार्ट में पढ़ाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, है ना। तो आज के लिए आप इतने देर तक बने रहे बच्चों, आपको थैंक यू, ठीक है ना। तो जब बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म हमारा हो जाएगा तब हमारा इतना एसेक्सुअल का मतलब कि हम लोग एमसीक्यू करेंगे। उसमें किसका एमसीक्यू करेंगे बच्चों? लाइफ स्पेन का एमसीक्यू करेंगे। और किसका करेंगे बच्चों? हम लोग लाइफ स्पेन का एमसीक्यू करेंगे और किसका करेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा मिला के हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी का पूरी लाइनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू फिर करेंगे। समझ में आना। और बोर्ड के भी क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपका नीट भी तैयार हो जाएगा और बोर्ड भी तैयार होगा। सही बच्चों। तो बच्चों फिर मिलेंगे लास्ट लेक्चर में, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।